हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उमा और कोमल दोनों ही एक छोटे से गांव में रहती हैं, जहां उनका एक छोटा सा ढाबा होता है। सुबह सुबह उमा अपनी बहू को उठाने लगती है। अरे कोमल बहू उठेगी नहीं, ढाबा खोलना है। माँ जी, कल रात देर से सोई थी, इसीलिए अभी आंख नहीं खुली। समय क्या हो रहा है? बहू अभी तो समय है, उठ जा, मैं कुछ खाने को बना लेती हूँ तब तक। दोनों सास बहू थोड़ी देर बाद अपने ढाबे पर जाते हैं और ढाबे पर खाना बनाकर ग्राहक के आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आता। माँ जी, इतनी देर हो गई, अब तक कोई ग्राहक भी नहीं आया। ये तो रोज का ही होता जा रहा है। हम ढाबा खोलते हैं और थोड़ी बहुत कमाई होती है, फिर शाम हो जाती है। ऐसे कब तक चलता रहेगा? बहू पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसे देखकर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। हम तो बस सब्र से ही काट सकते हैं। माँ जी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर रोज यहाँ अपना ढाबा खोलते हैं, इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब सामान लाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम हमारी मेहनत का तो मिल ही जाए। बहू हमें अभी ना बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। देर सवेर हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। काश हमारा चांद पर ढाबा होता। अगर हमारा चांद पर ढाबा होता ना, तब तो लोगों की भीड़ होती हमारे ढाबे पर, और हम ही खाना बनाते हुए थक जाते। बहू तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे चांद पर ढाबा कैसे मुमकिन हो सकता है। दोनों सास बहू अपने ढाबे को लेकर ऐसे ही अक्सर परेशान रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और शाम उमा ढाबा बंद करने जा रही होती है कि तभी कोमल अपनी सास को रोक देती है। माँ जी, आज ढाबा बंद मत करिए, मेरा मन है कि आज मैं ढाबे में ही सो जाऊं। बहू ये तू क्या कह रही है? तू अकेले ढाबे में कैसे सो सकती है? अरे अजीत के दुनिया से चले जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में है ही कौन? और अगर तू भी ऐसे परेशान होकर यहाँ अकेले बैठ जाएगी तो मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्यों रात में रहना चाहती है? हम घर चलते हैं ना। माँ जी, मैं उदास हूँ, इसीलिए ढाबे में रात में नहीं रुकना चाहती, बल्कि मेरा मन है आज यहाँ रुकने का। और अगर आपको घर पर अकेला महसूस होगा तो आज हम दोनों ही यहाँ रुक जाते हैं ना, इससे आपको भी अकेला महसूस नहीं होगा। अरे चल ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। रात के समय दोनों सो रहे होते हैं, तभी कोमल को सपना आता है। माँ जी, अब तो हमारा चांद पर ढाबा है, देखना दिन दुगनी और रात चौगुनी होगी हमारी। बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। अभी ही हमारे ढाबे में ग्राहक की इतनी भीड़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इतने सारे ग्राहक को अकेले कैसे संभालेंगे। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? कल तक जब हम जमीन पर ढाबा चलाते थे तो भी तो अकेले ही संभाल रहे थे ना। अब तो हमारा चांद पर ढाबा है। कभी किसी ने नहीं सुना होगा गरीब का चांद पर ढाबा, लेकिन हमारा वो ढाबा भी है। अरे इतना अच्छा चांद पर ढाबा है और आप लोग खाना देने में समय लगा रहे हैं। जल्दी से खाना दे दीजिए ना, और बैठने की भी जगह बता दीजिए। दरअसल बैठने की जगह तो अभी नहीं है, आप कल आ जाइएगा। नहीं नहीं, चांद पर ढाबा है, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है, मैं तो चांद पर ही बैठकर खाना खा लूंगा। आप जल्दी से मुझे खाना दे दीजिए। बहन जी मैं भी कब से खाना मांग रही हूँ, अरे जल्दी से हमारे लिए भी खाना लगा दीजिए। अपने ढाबे पर ग्राहक की इतनी भीड़ देखकर दोनों सास बहू काफी खुश हो जाती हैं। बहू मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ढाबे पर कभी इतनी ज्यादा भीड़ भी होगी, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ है। माँ जी, बात बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अभी तो हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाने चाहिए। देखिए ना, लोगों की भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है। कोमल जल्दी से खाना लगा रही होती है, तभी उमा बाल्टी भर पानी लेकर कोमल के मुंह पर गिरा देती है। अब माँ जी, ये क्या? ढाबे पर ग्राहक की भीड़ लगी है और आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया। बहू सपने देखना बंद कर। अरे कब से मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तू है कि उठ ही नहीं रही, और तू ऐसे सपने क्यों देखती है? अब माँ जी, अब सपने देखने का नहीं बल्कि सपने को सच करने का समय आ गया है। बहू ये तो क्या बोल रही है, क्या सच करना है? माँ जी, हमारा ढाबा चल नहीं रहा है ना। आप देखना हमारा ढाबा कितना अच्छा चलेगा। गरीब का चांद पर ढाबा होगा तो लोग खुद ही आएंगे। बहू मुझे तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। तू साफ साफ बता कि आखिर तू कहना क्या चाहती है। माँ जी, अब बस मैं कहूँगी नहीं, बल्कि हम साथ में काम करेंगे। कोमल जुगाड़ लगाकर कबाड़ी की दुकान से आसपास से कुछ फालतू के सामान लेकर आती है और उसी से अपने ढाबे को पूरी तरह ढक देती है। बहू ये तो क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी, मैं चांद पर ढाबा बना रही हूँ। ये देख रही हो ना, पूरी सतह बिल्कुल वैसे ही लग रही है ना, जैसे चांद की होती है। तो अब हम इस ढाबे को ऐसे बना देंगे जैसे ये चांद पर है। अरे वाह बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
दोनों सास बहू अब कड़ी मेहनत करने लग जाती हैं और अपने साधारण से ढाबे को चांद वाला ढाबा बना देती हैं। एक हफ्ते की मेहनत रंग लाती है और वो ढाबा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चांद पर ही हो। बहू, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा चांद पर ही हो। ऐसा ढाबा अगर ग्राहक देखेंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहू, तू तो बहुत समझदार है। माँ जी, वैसे तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी ज्यादा समझदार हूँ, और अब भगवान चाहेंगे तो हमारा ढाबा खूब चलेगा। दोनों सास बहू का चांद पर ढाबा लोगों को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में लोगों में चांद पर ढाबा भी काफी मशहूर हो जाता है। वाह, चांद पर ढाबा, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐसा ढाबा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा ढाबा किसी ने देखा नहीं है, तभी तो हमने ऐसा ढाबा बनाया है। क्या मैं चांद पर ढाबे में कुछ फोटोज ले सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है, और आपका इतना अच्छा ढाबा है, इतना अनोखा है कि मैं खुद को फोटो लेने से रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। इसमें मना करने वाली क्या बात है? अरे इतना अच्छा ढाबा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो फोटो लीजिए। आपको जितना मन करे उतनी फोटो लीजिए। ऐसे ही अब काफी लोग आने जाने लगते हैं। ढाबे पर थोड़ी सी देर में भी भीड़ खाली नहीं होती। ये तो बिल्कुल मेरे सपने जैसा हो गया। चांद पर ढाबा तो इतना अच्छा चल रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बहू, तूने बिना सोचे ही इतना अच्छा ढाबा तैयार कर दिया। उनका ढाबा काफी मशहूर हो गया था। कुछ दिनों बाद एक आदमी आता है। सुनिए, दरअसल मेरी शादी की सालगिरह है और मैं अपनी सालगिरह आपके इस चांद पर ढाबे पर मनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए आपको काफी अच्छे पैसे दूंगा। माँ जी, यहाँ तो लोग अपने अच्छे दिन को और अच्छा बनाने भी आ रहे हैं। अरे कुछ बताइए ना। जी, हमें मंजूर है। इसी तरह अंत में लोग अब चांद पर गरीब के ढाबे की काफी सराहना करते हैं और ढाबा भी काफी अच्छा चलता है। कोमल एक बहुत ही अमीर लड़की थी। कोमल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक गरीब लड़के नील से प्यार करती थी। नील, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे अलग अलग रहेंगे? और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो फिर तय है कि हम कल ही कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए वो ताम झाम वाली शादी। मैं ऐसे ही सिंपल शादी करना चाहती हूँ। कोमल के कहने पर नील कोर्ट में शादी करने के लिए मान जाता है और वो दोनों कोर्ट में जाकर एक साधारण सी शादी कर लेते हैं। कोमल शादी के बाद नील के घर आ जाती है, जहाँ नील की बड़ी बहन कल्पना रहती है। नील अपनी बहन से कोमल को मिलवाते हुए बोलता है। दीदी, ये कोमल है, मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और कोमल, ये मेरी बड़ी बहन है। दीदी का फिश बिरयानी का ढाबा है। अरे नील, तूने बताया भी नहीं। चल कोई बात नहीं, घर में भाभी आई है, मेरे भाई की पत्नी आई है। मैं अपनी भाभी के बड़े प्यार से स्वागत करूंगी। कोमल को हर कोई बहुत ही प्यार से अपना लेता है, लेकिन कोमल को अपनी ननद कुछ खास पसंद नहीं आती। एक दिन कोमल अपनी ननद से बात करते हुए बोलती है, वैसे दीदी, आपका इस ढाबे से कुछ खास कमाई होती भी है कि नहीं? क्योंकि कहाँ ही चलता होगा ढाबा वगैरह। आज के समय में तो बड़े बड़े होटल्स हैं, लोग वहाँ ही जाना पसंद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे ढाबे की फिश बिरयानी ही बहुत पसंद है। नील की पढ़ाई, हमारा घर, घर का राशन, ये सब कुछ मेरे ढाबे की कमाई से ही तो होता है। ढाबे से इतनी कमाई होती भी है? भगवान की दया है कि ढाबे की बदौलत आज तक कभी हमारे बुरे हालात नहीं हुए। कोमल को अपनी ननद की तरक्की देखकर काफ़ी जलन होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी अनपढ़ गंवार ननद इतनी तरक्की कर रही है, और कल्पना ने अब तक काफ़ी कुछ जमा भी कर लिया होगा, जो कि कोमल अब हथियाना चाहती थी। ये मेरी ननद के पास अब इतनी संपत्ति हो गई है, इनकी किस काम की आएगी? पढ़े लिखे तो है नहीं, और जब इनके काम ही नहीं आने वाली तो इनके पास रहकर भी क्या कर लेगी? ननद की संपत्ति तो मेरे हाथों में ही अच्छी लगती है। कोमल को अपनी ननद से काफ़ी चिढ़ हो रही थी और उसकी नज़र अपनी ननद के पैसों पर थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति से बोलती है, वैसे कल्पना दीदी का ढाबा अच्छा चलता है ना? हाँ, दीदी के हाथ में स्वाद ही इतना अच्छा है कि ढाबा भी इतना अच्छा चलता है। दीदी बहुत मेहनत करती हैं और लोगों को भी दीदी के हाथ की फिश बिरयानी बहुत पसंद है। दीदी ने ही हम दोनों को बचपन से पाला है अब तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कल्पना दीदी को हम दोनों से परेशानी है। वो हमसे चिढ़ती हैं।
बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे दीदी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। हाँ, मानती हूँ दीदी हमें बहुत मानती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ढाबे का घमंड भी है। अभी 2 दिन पहले मैंने दीदी से पैसे मांगे थे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मेहनत करती हूँ, ढाबा मेरा है, अपने पति से पैसे मांग। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। क्या? ये तो सच में ही अजीब है। मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं दीदी से अभी बात करता हूँ। नहीं, रहने दो, बात करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी का ये घमंड ढाबे को लेकर ही है। कोई बात नहीं, हमें समझदार बनना चाहिए। कोमल अब इसी तरह धीरे धीरे नील को कल्पना के खिलाफ भड़काने लग जाती है। नील भी कोमल की बातों में आसानी से आ जाता है और कोमल की बातों में आकर नील अब अपनी बहन से उसका सब छीनने को भी तैयार हो जाता है। बस दीदी से इन कागज पर दस्तखत लेने हैं, फिर सब कुछ हमारा। इतना सब होने के बाद भी दीदी ने छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है ना, अब उन्हें पता चलेगा। नील अब धोखे से कागज पर कल्पना का दस्तखत ले लेता है और सब कुछ अपने नाम करवा लेता है और कल्पना को घर से निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा अब इस घर पर बहुत राज हो गया। अब इस घर पर मेरा और मेरी बीवी का ही राज होगा। नील अपनी बहन को घर से निकाल देता है, जिसके बाद कल्पना बहुत अकेली पड़ जाती है। भटकते भटकते कल्पना एक आश्रम में जा पहुंचती है और वहां के इंचार्ज भगवती से बोलती है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये आश्रम है और यहाँ पर हर किसी को छत मिलती है। तुम भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। बिना काम के यहाँ कोई नहीं रहता है। कल्पना अब आश्रम में ही रहती है और आश्रम की रसोई संभालती है। कल्पना का बनाया हुआ खाना आश्रम के लोगों को बहुत ही अच्छा ज़्यादा पसंद आता है। हर कोई कल्पना की तारीफ ही करता है। ये देखकर भगवती बोलती है, क्या बात है कल्पना, अभी तुम इस आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से तुमने सबका दिल जीत लिया। पहले यहाँ बच्चे मुंह बना बना के खाना खाते थे, लेकिन अब सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। बच्चे अब खुद से 2-2 बार खाना मांग कर खाते हैं और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है हमारे आश्रम में। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है और हर कोई इतने चाव से खाना खा भी रहा है। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें आश्रम में रखकर ये फ़ैसला बिल्कुल सही लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे आश्रम का हिस्सा हो। कल्पना अब आश्रम में बहुत दिल लगाकर काम करती है। कल्पना का काम सबको पसंद भी आ रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्पना का भाई और भाभी, उन दोनों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं होते और सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो दोनों कल्पना का पता ढूंढकर आश्रम में आते हैं और कल्पना से माफ़ी मांगते हुए नील बोलता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप हमारे साथ घर चलो। हाँ दीदी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब आप हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकती, और ये आश्रम ही मेरा घर और बच्चे मेरी दुनिया है। कल्पना की बात सुनकर कोमल और नील वहाँ से चले जाते हैं। अंत में जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। चाल का परिणाम नील और कोमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। गगनलाल एक गरीब फल बेचने वाला था जो अपनी बीवी चंदा और छोटी बेटी वेदिका के साथ रहता था। वो दिन के 12 घंटे खड़े रहकर गली गली जाकर फल बेचता और पैसे कमाता। फल ले लो, फल ताजा 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 बगीचे से लाए हुए फल। अरे भैया, क्वालिटी ऐसी कि बस बीमार को भी मिनटों में तंदुरुस्त बना दे। फल ले लो, फल ले लो, फल। अरे 1 दर्जन सेब और एक बड़ा तरबूज देना। अच्छे है ना, या सबको उल्लू बना रहा है? अरे क्या दादा, आप भी बेशक ताजा है। अरे ओ गगनवा, तनिक 2 दर्जन संतरे दे दो बिटवा। तुहार फल बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होवत है। कौनो जादू वादू छुपा के रखे हो काई माँ? अरे नहीं काका, कोई भी काम अगर सच्चे मन से और नेक दिल से करो ना तो उसका फल अवश्य मीठा और फायदेमंद होता है, समझे? अच्छा, ऐसन बा? गगनलाल अपनी बेटी वेदिका से बहुत प्यार करता।
वो उसके लिए रोज शाम को घर लौटते हुए कुछ न कुछ खाने को लाता था। पापा, आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? आज पापा अपनी राजकुमारी के लिए लाए हैं उसकी मनपसंद इमली, और स्टेशन की बेकरी से ये चॉकलेट वाली पेस्ट्री भी लाए हैं। ये क्या जी, आप भी रोज इसके लिए कुछ न कुछ लाते हैं। अरे उन पैसों को अगर सहेज कर रखेंगे तो इसी के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं, पता है ना आपको? अरे चंदा, क्यों इतना तिलमिला रही हो? अरे हमारी इकलौती संतान है, और ये थोड़ी ना हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है। एक दिन तो इसे भी किसी और घर जाना ही होगा, इसके बाबुल के घर, जहां इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तब तक के लिए मुझसे प्यार दिया जाता है तो देने दो ना चंदा। ये दिन, ये पल, ये घड़ियां फिर से नहीं लौटने वाली। बस हमारी राजकुमारी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी जिंदगी देनी है मुझे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन अपनी गरीबी में भी गगनलाल वेदिका के लिए कोई कमी खलने नहीं देता। वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता, उसके लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े लाता और उसे जो खाना हो वो भी खिलाता है। एक दिन भरी दोपहर में जब गगनलाल फल बेच रहा होता है, तभी वो अचानक से होश खोकर गिर जाता है और तभी आसपास के लोग उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। स्कूल से आ रही वेदिका को ये पता चलता है, तब वो फौरन दौड़े दौड़े अपने पापा को देखने वैद्य जी के पास चली जाती है। पापा, कहाँ है मेरे पापा? ठीक तो है ना मेरे पापा? वैद्य जी, मैं यहाँ पर हूँ वेदिका। बहुत ही प्यार करत है लागत है तोहरी बिटिया तोहरे से। 5 मिनट के रास्ते को 1 मिनट में पार करके आई है यहाँ पे ही शेरनी। अरे बिटिया, तुहार पापा को कछू नहीं हुआ है, बस खाली पेट और थकावट के कारण वो बेहोश हो गई ई भयंकर तपती धूप में। अच्छा ये बात थी। कोई बात नहीं पापा, आप फिक्र मत करो। मैं ना कल सूरज चाचू से बोलूंगी कि थोड़ी कम धूप दे, आराम से काम कर सकोगे, है ना पापा? हाँ मेरी बच्ची। वेदिका गगनलाल का खूब ख्याल रखती है, उसे ठंडा छाछ बनाकर देती है, समय पर दवाइयाँ देती है और उसके पैरों की मालिश भी करती है। सच में चंदा, कितनी होशियार और होनहार बेटी है ना हमारी। इतनी सी उम्र में ही इतना सारा प्रेम और स्नेह। हाँ, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है कि कहीं हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए। ओफो चंदा, तुम भी ना। थू 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 थू। लो, उतार दी नजर। अब मत घबराओ, ना तो कोई हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को नजर लगा रहा है और ना ही कोई उसे हमसे दूर कर रहा है। हाँ जी। समय बीत जाता है और वेदिका बड़ी हो जाती है। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है। गगनलाल ने कड़ी मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाया। वेदिका अब एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, जहाँ पर उसे एक अमीर आदमी मिलता है जो उस कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम पुष्कर होता है। पुष्कर के साथ वेदिका काफी वक्त बिताने लगती है और एक दिन पुष्कर वेदिका को एक होटल ले जाता है, जहाँ पर उसने आलीशान राजसी अंदाज की सजावट की होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर वेदिका के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कैसे क्यों हुआ है ये एहसास, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अब अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगा, वरना कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन पुष्कर जी, आप कहाँ और मैं कहाँ? हम दोनों की कितनी सारी चीजें अलग हैं। आप इमारत हो तो मैं रेत हूँ, आप एक बड़ा पेड़ हो तो मैं उस पर टंगा हुआ सिर्फ एक छोटा सा पत्ता हूँ। आप तो इतने अमीर हो और मैं तो एक गरीब घराने से हूँ। मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदिका। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी बस, और वो ये है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करके अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें तुम्हारे अपने गरीब बूढ़े माँ बाप को भूल जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वेदिका जता तो नहीं रही थी,
लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पुष्कर से प्यार हो गया था और प्यार में वो पैसे के लालच के पीछे वेदिका पुष्कर से शादी कर लेती है और अपने ही माता पिता को भूल जाती है। वेदिका की सास ठकुराइन भवरी देवी उसकी आरती उतारती है और कहती है, हाँ, वो तो हमारे लल्ला को बचपन से कीचड़ और गंदगी वाले खेलों में ही खेलना पसंद है ना। अब इसी के लिए ही पागल ने तोहरे से ब्याह रचा लिया। पर अब जब तू इस खानदान की बहुरिया बन ही गई है तो तोहरा के हमरी बहुरिया होने के नाते अपनाना तो हमारा फर्ज ही है। हाँ ठकुराइन जी, आपको इतना पता ही होगा ना कि कमल के फूल भी कीचड़ में ही उगते हैं। हाँ, वो तो हमें पता है कि तू कितनी मासूम दिल की है और कितनी 420। हाँ, अरे जरा दया होती ना अपन माई बाबा की तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के नहीं आती। कल मुही कहीं की हमें पाठ पढ़ा रही है। एक गरीब फल वाले की बेटी है ये। हाँ। गगनलाल और चंदा अपनी बेटी को लापता देख घबरा जाते हैं और वो गांव में उसे ढूंढने लग जाते हैं। आपने हमारी बेटी वेदिका को देखा है क्या? काले भूरे बाल हैं उसके और उसके हाथ में एक पर्स बैग होगी। अरे ना गगन भाया, हमने नहीं देखी ऐसी कोई लड़की। सरला दीदी, तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वेदिका को, जिसे हमने उस दिन आपके घर शीरा लेने भेजा था। मेरी वेदिका। नहीं चंदा, हमने तोहरी बिटिया वेदिका को ना ही देखा। गगनलाल और चंदा वेदिका को घंटों तक ढूंढते ही रहते हैं। भाई तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वो आज सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे काका, कौन सी दुनिया में हो आप? अरे आपकी बेटी वेदिका ने वो ठकुराइन के बेटे पुष्कर के साथ शादी कर ली। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वेदिका! गगनलाल और चंदा दोनों भी वेदिका से मिलने ठकुराइन की हवेली जाते हैं और वहां जाने पर वेदिका अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह पेश आती है। सुना नहीं आपने? मैंने कहा निकलिए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या आपके? वेदिका, बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया? हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। हाँ वेदिका, तूने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। अब मैं इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू हूँ और मैं इस गांव पर राज करूंगी। और आप दोनों अभी के अभी उल्टे पांव लौट जाइए अपनी झोपड़ी में। हाँ, सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। ये तो क्या बोल रही है बेटा? सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं और गगनलाल और चंदा को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। वेदिका में एक अलग सी अकड़, गुरूर और घमंड आ गया था। वेदिका और पुष्कर एक खुशी भरा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक पुष्कर घर में नई दुल्हन लाता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये दृश्य देख वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? पुष्कर जी, ये सब क्या है? मैंने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम गरीब घराने की हो, मुझे लगा तुम में कुछ बात होगी, लेकिन तुम तो एकदम अलग निकली, मेरी पसंद से बाहर। तुम अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलती बनो। क्या मतलब आपका? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मेरी दुनिया उजाड़ दिया आपने पुष्कर जी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। पुष्कर वेदिका को घर से बाहर निकाल देता है और फिर वेदिका रोती रोती अपने माँ और पापा के पास चली जाती है, जहाँ गगनलाल और चंदा भी रोने लगते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने जो बदसलूकी की उसके बाद मैं तो माफी क्या कुछ भी नहीं मांग सकती आपसे, लेकिन पापा, आज मैंने जान लिया, मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सीना तान के कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पापा, माफ कर दीजिए। बेटा, बेटा, बस बस।
ना बेटा ना, ना ना, रोते नहीं बेटा। गगनलाल और चंदा वेदिका को माफ कर देते हैं और वेदिका को उसके इस कर्म की बड़ी ठोकर मिलती है, जिससे सीखकर वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत में और काम करने लगती है और अपने गरीब बाप और माँ का नाम भी रोशन करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।